हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू जकास क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आफी की क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है फ्रिक्शन, या फिर बोल सकते हो आपके क्लास 8 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2। पहला क्या था? प्रेशर वाला, जो हम पढ़ चुके हैं, फोर्स एंड प्रेशर वाला चैप्टर, जिसको बारीकी से मैंने समझाया है। नहीं समझे हो और किसी के लेक्चर देखे तो जाओ हमारे चैनल में प्लेलिस्ट चेक करो, किसका, क्लास 8 साइंस का। वहां पे तुम्हें पहला चैप्टर विद एक्सरसाइज सॉल्यूशन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंपोर्टेंट नोट्स, बेस्ट क्वालिटी नोट्स आपको मिल जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो फ्रिक्शन तुम्हारे लिए नया टर्म हो सकता है। कुछ बच्चों को थोड़ा थोड़ा अगर अंदाजा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं दिलाने वाला हूं तुम्हें वो अंदाजा। अच्छे से पढ़ेंगे, क्लियरली पढ़ेंगे और बारीकी से पढ़ेंगे पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। और बाद में इसके बाद एक्सरसाइज सॉल्यूशन जो होता है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया होगा, वो भी चेकआउट कर लेना ये लेक्चर वीडियो देखने के बाद। और कमेंट बताओ यार कैसा समझ में आता है, हमेशा लेक्चर के बाद बताया करो। हाँ, तो देखो फ्रिक्शन क्या है। मान लो तुम फुटबॉल के फील्ड में हो, जब तुम एक बॉल को रोल करते हो, मतलब किक करते हो मान लो, तो कुछ देर जाने के बाद, कुछ दूरियां, थोड़ा सा हल्का किक करना, तो कुछ दूरी तय करने के बाद वो बॉल क्या होता है, रुक जाता है। क्यों रुकता है? अगर तुम साइकिल में पेडल कर रहे हो, पेडल मार रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, तो अगर तुमने पेडल मारना बंद कर दिया और नॉर्मली ब्रेक भी अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो कुछ समय बाद साइकिल क्या होता है, रुक जाता है। तो वो क्यों रुकता है? Why it stop? तो इससे हमें क्या पता चलता है, कोई तो फोर्स है जो साइकिल को रोक रहा है। क्योंकि हम रोकने की कोशिश तो कर नहीं रहे हैं, हमने बस पेडल मारना बंद किया, हमने फुटबॉल को किक किया था, वो अपने आप कैसे स्लो स्लो करके रुक जा रहा है। तो वैसा ही कुछ फोर्स है, उसका नाम है फ्रिक्शन, जो ऐसे जो रोलिंग ऑब्जेक्ट को रोकता है। जैसे और एक एग्जांपल बुक में दिया है, मान लो एक टेबल है, यहां पे एक बुक रखा हुआ है, उसको तुम जितना दूर पुश करोगे उतना दूर ही मूव करता है, वरना ऐसे पुश कर देने पर वो पूरा उड़ जाना चाहिए। जैसे हवा में एक चीज को मारते हो तो वो ज्यादा तेज जाता है, पर ग्राउंड सरफेस में क्यों नहीं। और स्पेस की बात करो तो उसमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को तुम छू भी दोगे तो बहुत दूर चला जाएगा, वहां पे फ्रिक्शन, ये फोर्स नहीं होता। तो क्यों नहीं होता फ्रिक्शन? फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज द फोर्स ऑपोजिंग, द ओपोजिंग फोर्स। ये क्या करता है? ओपोज करता है, बंद करता है। व्हिच, जो सेटअप होता है, कहां पे? व्हिच सेटअप एट द सरफेस ऑफ कंटैक्ट, जो कहां पे सेटअप होता है? कंटैक्ट, जहां पे टू ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, एक साथ आते हैं, वहां के सरफेस में। जैसे बुक का टेबल हो गया, तो कहां पे? बुक टेबल, जहां पे कंटैक्ट होंगे जिस सरफेस पे, वहां पे ये एक्ट कर रहा है, किसको? बुक को रोकने के लिए। तो इसी फोर्स के बारे में बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ये इसका डेफिनेशन था। एग्जांपल में क्या लिख सकते हैं? when we kick a soccer, when we kick a soccer, it stops rolling, ये रोलिंग करना, रोलिंग आफ्टर सम टाइम, ये आगे बढ़ना बंद कर देगा। और क्या है? ये फ्रिक्शन फोर्स किसके ऊपर अप्लाई करता है? इट अप्लाइड, ऑटोमेटिकली अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट व्हिच इज स्लाइडिंग, मतलब स्लाइड हो रहा है, रोल हो रहा है, स्लाइडिंग हो रहा है, स्लाइडिंग, रोलिंग, रोल कर रहा है, जैसे फुटबॉल रोल करता है, बुक स्लाइड कर रहा था, और टेंड्स टू डू सो, या फिर वो चाह रहा है वैसा करने का, टेंड्स टू डू सो। अगर फ्रिक्शन के वजह से ना वो बुक को हम जो छूते हैं तो बस टच करने पर वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? थोड़ा तो फोर्स लगा है, बहुत थोड़ा लगा है पर लगा है, पर वहां पे फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई कर रहा है। तो बुक को हम आगे धकेलना चाह रहे हैं कम फोर्स में, फिर भी वो क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स वहां पे एग्जिस्ट करता है,
जो कि ज्यादा है, इसलिए ये जो आगे धकेलना हम चाह रहे हैं 10 to do so, उसको भी अपोज कर रहा है। क्लियर? सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो फ्रिक्शन के कॉज क्या क्या है? कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन देखेंगे, कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो पहला कॉज क्या है? इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। सर ताला कोई डाल देता है, लॉक कर देता है, वैसा चीज नहीं है, थोड़ा अलग है और तुम भी सरप्राइज होने वाले हो इस फेनोमेना के साथ। इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस पहला कॉज क्या है? इंटरलॉकिंग, अंदर ही अंदर लॉक हो जाना, इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। तो सरफेस का लॉक होना, तो ये क्या होगा? देखो मान लो एक टेबल जो था, एग्जांपल हमने लिया था, ये मान लो टेबल है, ये टेबल है, यहां पे एक बुक पड़ा हुआ है। क्या है? बुक। ये ऐसे अलाइन करके रहेगा, तो लिख देता हूं BOOK, बुक। तो बुक किसके अंदर पड़ा? ऊपर पड़ा है, टेबल के ऊपर। तो यहां पे हमें दिख रहा है कि दोनों के सरफेस स्मूथ है, बुक का भी ऊपर वाला सरफेस स्मूथ होता है और टेबल के ऊपर वो रहा है। पर मैंने जैसे बोला था, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में पढ़े थे हम, कि वो क्या थे? खाली आंख में नहीं दिखते पर माइक्रोस्कोप में देखने से दिखते हैं। तो अगर यहां का व्यू जो होगा, ये जो व्यू है, इसको अगर मैं एक्सपेंड कर दूं, इसको अगर बढ़ा करके देखें, माइक्रोस्कोप टाइप का डिवाइस जो छोटे सब्सटेंस को बड़ा करके देख पाए, बहुत बड़ा करके, मतलब छोटा मोटा नहीं, तो बहुत अंदर हमें कैसा दिखेगा पता है? ये सरफेस। तो ये जो टेबल का सरफेस है, ये भी कुछ इस तरह का होगा, और ये जो बुक का सरफेस है, ये भी कुछ इस तरह का होगा। क्लियर? ये जो बुक तुम्हें दिख रहा था और ये जो टेबल था, ये स्मूथ दिख रहे थे तुम्हें, पर जहां पे माइक्रोस्कोप लगा के देखेंगे तो वो असल में स्मूथ नहीं होती। जैसे हमारा स्किन, हमारा ये एक मेल का चिक्स ले लो एग्जांपल, तो वो क्या है? स्मूथ दिखता है, पर जब जूम करके जब एडवर्टाइजमेंट दिखाता है बियर्ड कटर या फिर शेविंग क्रीम का, तो वहां पे बियर्ड कितना नीचे घुसा हुआ होता है, जब बियर्ड कट जाता है तो कितना नीचे से कटता है, वो रफ सरफेस होता है जब हम छोटा करके देखते हैं। वैसे बुक का भी सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। तो क्या होता है? मान लो ऐसा कुछ है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ घुस गया है ऐसे, तो इसको अगर तुम धकेलोगे तो भी छोटा फोर्स से जाएगा। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए थोड़ा ज्यादा फोर्स देने पर वो आगे मूव कर जाता है। अगर ज्यादा बड़े होते, इसलिए ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट को हम इजीली पुश नहीं कर सकते, पुश करके हिला नहीं सकते। क्लियर? इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस। कैसे सरफेस इंटरलॉक होता है? जो भी सरफेस स्मूथ दिखता है वो असल में होता नहीं है, माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तब पता चलेगा। तो इससे हमें क्या क्लियर हो जाता है? क्या क्लियर हुआ? कि ये जो सरफेस रफ होने की वजह से थोड़ा लॉक हो जाते हैं वो लोग, तो हिलना थोड़ा मुश्किल होता है। तुम खुद देखो, ऐसे में हाथ घुमाओ ऐसे नॉर्मली, तो तुम्हें कुछ फील नहीं होगा, पर यहां पे तुम्हारे बॉडी के ऊपर ऐसे थोड़ा घुमाओ, तुम्हें भी यहां पे स्लाइड करके अपने बॉडी के ऊपर, अपने किसी भी पार्ट के ऊपर, तो तुम्हें भी फील होगा कि कोई तो फोर्स है जो मुझे ज्यादा ताकत लगाने के लिए मजबूर। ऐसे फ्री हो, ऐसे ज्यादा ताकत लग रहा है पुश में। क्लियर? क्यों? ड्यू टू फ्रिक्शन। और एक क्या है? फोर्स ऑफ एडहेशन। फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन टू सरफेस। तो अब ये क्या है? ये इंटरलॉकिंग का थोड़ा अलग वाला पार्ट है। तो जो जो अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं उनके बीच, तो एडहेसिव ग्लू बोल के एडवर्टाइज बहुत से आते हैं, ग्लू जो गम बोलते हैं, वहां पे लिखा होता है एन एडहेसिव ग्लू। तो वो एडहेसिव ग्लू क्या है? दो सरफेस को चिपकाने का काम करता है। वो गम क्या करता है? दो सरफेस को चिपकाने का काम करता है। एक कोहेसिव, एक एडहेसिव होता है। अभी एडहेसिव पढ़ना है, कोहेसिव की तरफ मत जाओ, वो हायर क्लासेस में मैं खुद समझाऊंगा तुम्हें। तो एडहेसिव गम क्या? दो सरफेस को चिपका दे रहा है। तो फोर्स ऑफ एडहेशन भी क्या है? वैसे ग्लू की तरह, जब दो सरफेस चार्ज की वजह से हो, किसी भी वजह से अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को एक तरफ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनको भी हिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे फ्रिक्शन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो देयर आर मेजरली टू कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन। एक है इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, दूसरा है फोर्स ऑफ एडहेशन बिटवीन टू सरफेस। क्लियर?
सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो। सुनो, एक एग्जांपल देके जाते हैं, एक एग्जांपल देके जाता हूं। ये बुक वाला समझ गई। आप एक कौन सा एग्जांपल दूंगा? बॉक्स वाला। बॉक्स हम नहीं देखे थे, तो एक बॉक्स को मान लो एक बॉक्स है, मान लो एक बॉक्स है। ब्लैक बोर्ड खाली जगह बताया था तो क्यों ना थोड़ा ज्यादा पढ़ ले। तो इस बॉक्स को मान लो तुम यहां पे हो, तुम नहीं, कोई इंसान है, कोई लड़का है, कोई लड़की है, तुम जो भी हो वैसा मान सकते हो। हाँ, तो ये लड़का क्या करेगा? इस बॉक्स को पुश करेगा। इसका हाथ मान लो ऐसे कर दिए, तुम सोच लो ऐसे पुश किया। तो जब वो पहली बार थोड़ा पुश करेगा कोई भी चीज को, कोई भी साइकिल भी, जब तुम स्टार्ट करते हो, पहला पेडल जब तुम लगाते हो, पहला पेडलिंग जब करते हो, स्टार्ट करते हो पेडल मारना, तो उस समय क्या होता है? थोड़ा ज्यादा ताकत लगता है। कैसे? किससे? एज कंपेयर टू मान लो एक साइकिल चल रहा है, उसमें पेडल लगाना उतना मुश्किल नहीं होता। जब फर्स्ट पेडल लगाते हो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगता है एज कंपेयर टू दैट। वैसे एक बॉक्स को पहले स्टार्टिंग, मतलब वो अगर रेस्ट में है तो उसको स्टार्ट करने में जितना फोर्स लगेगा, उसके बाद रनिंग करने में उतना फोर्स नहीं लगेगा। वही खेल कुछ हमारे पंखों का, तुम्हारे घर में एसी है, पंखा है, फ्रिज का भी होता है, उसमें एक कैपेसिटर नाम का चीज होता है। तो क्या होता है, वो जब स्टार्ट होते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, पर जब रनिंग कंडीशन में आ जाते हैं तो कम से काम चलता है। तो ऐसे अगर बताऊं तो मान लो इतना फोर्स, अगर यहां से फोर्स हम नाप रहे हैं तो स्टार्टिंग में अगर इतना फोर्स लग रहा है तो रनिंग में कुछ इतना लगेगा। ऐसे करके चला जाएगा, पर स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा फोर्स चाहिए। क्लियर है? ये बात भी क्लियर करा दिया। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के टाइप्स, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के टाइप्स क्या क्या है? तो फ्रिक्शन पहला देखो, एक ऑब्जेक्ट जो शांत रहता है, मान लो कोई किताब जैसे टेबल पे पड़ा था, उसको मूव करते टाइम भी थोड़ा कम फोर्स देने पे वो मूव नहीं करेगा। जैसे ये बोर्ड क्या है, वॉल पे फिक्स है, इसमें बहुत फ्रिक्शन लगेगा, कोई बाहुबली रेसलर धकेलेगा तभी शायद ये बोर्ड यहां से निकल सकता है। तो इसका फ्रिक्शन बहुत है। कुछ स्टैटिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मान लो किसका एग्जांपल ले, वो टेबल के ऊपर बुक का, टेबल के ऊपर बुक का। तो इसमें क्या था? बुक था ऊपर। क्या बुक है सर, टेबल से भी बड़ा दिख रहा है। चलो बुक था, थोड़ा ज्यादा पढ़ लेते हैं तो ऐसा हो जाता है ना, बिल्कुल वैसा बना है। तो ये बुक को जब हम धकेल रहे हैं तो थोड़ा फ्रिक्शन लग रहा है। क्या हो रहा है? थोड़ा फ्रिक्शन लग रहा है। तो इस टाइप के फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट ऑन, ये क्या है? फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन है। कैसा फ्रिक्शन? जो एक्ट करता है किसके ऊपर? एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट शांत होता है उसके अंदर भी एक फ्रिक्शन एक्ट करता है, इसलिए तो वो शांत से हम इसको हिला नहीं पा रहे हैं। वो क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन है। नेक्स्ट क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बिल्कुल उसका उल्टा है, काइनेटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये भी फ्रिक्शन है। कैसा वाला फ्रिक्शन? व्हिच एक्ट्स ऑन, जो कि एक्ट करता है, व्हिच एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे? ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में होते हैं। किस में होते हैं? मोशन में। क्लियर? अब इस काइनेटिक फ्रिक्शन दो तरह के होते हैं। पहला देखो, ये है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कैसा वाला? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? फ्रिक्शन एक्ट्स ऑन स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर अदर, ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग ओवर ए सरफेस, जो कि स्लाइड कर रहा है, स्लाइडिंग ओवर ए सरफेस। जैसे कौन सा? ये मार्कर में जैसे लिख रहा हूं, कोई भी चीज स्लाइड कर रहा है। तुम जब अपने कॉपी में लिखते हो, पेन लेके, पेन से लिखते हो तो स्मूथली लिखते हो। मैं मार्कर से लिख रहा हूं, वो भी स्मूथ हो रहा है, पर उससे कम स्मूथ हो रहा है, मुझे पता चल रहा है।
अगर आपके स्कूल में व्हाइट बोर्ड वाले हैं तो उनसे पूछना कि पेन से लिखने से थोड़ा ज्यादा स्मूथ होता है एज कंपेयर टू मार्कर। पर जब कोई इंसान चौक पे लिखते हैं, टीचर आपके स्कूल में लिखते होंगे, तो उनसे पूछना कि पेन के हिसाब से उसमें ज्यादा फोर्स लगता है घुमाने में, इसलिए कभी कभी साउंड भी आता है करके जब चौक में टीचर लिखते हैं। और कोई अगर दबा दबा के लिख रहा है तो वो तो भयंकर साउंड भी होता है, उतना ज्यादा नहीं होता पर पता चलता है कि चौक में कोई लिख रहा है। क्लियर? तो ये स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन है। वो क्यों? फ्रिक्शन की वजह से वहां पे फोर्स लग रहा है। और एक क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन acts on object rolling over, रोल कर रहा है किसके ऊपर? रोलिंग ओवर अदर सरफेस। क्लियर? सर स्लाइडिंग में क्या? स्लाइडिंग मान लो जैसे कौन सा एक बॉक्स है, वुडन बॉक्स, उसको तुम धकेल रहे हो, उसका पूरा जमीन से वो सब लग गया है। जब बेंच धकेलते हैं स्कूल में, कुछ बच्चे उठाने के चक्कर में धकेल लेते हैं, तो कैसा? वो कौन सा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूज हो रहा है। पर रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा है? मान लो उसके नीचे व्हील लग गया, वो बेंच के नीचे हो गया, टेबल के नीचे हो गया, इवन तुम्हारा जो एयर कूलर होता है कुछ में व्हील नहीं लगा होता या फिर टूट गया हो, तो उसको धकेलते हैं तो ज्यादा ताकत लगता है, पर जिसमें व्हील लगा होता है उसको निकालना, तो व्हील क्या करता है? रोल करता है। जैसे गाड़ी रोल करता है तो धकेला जा सकता है उसको आसानी से। पर अगर तुम सोचो उस गाड़ी के 4 टायर निकाल दे, वो नीचे बैठ जाए, तो उसको धकेलना पॉसिबल है? आसानी से नहीं है, मशीन लगेगा। धकेल सकते हैं पर मशीन लगेगा या फिर बहुत ज्यादा लोग लगेंगे। तो रोलिंग फ्रिक्शन, इससे क्या पता चल रहा है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। क्यों? क्योंकि जब रोलिंग करते कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से जा सकता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। स्लाइडिंग में ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, इसलिए ज्यादा अपोज कर रहा है मोशन को, इसलिए ज्यादा तेज नहीं जा सकते। पर रोलिंग में कम फ्रिक्शन है, इसमें ज्यादा तेज जा सकते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में एक पॉइंट लिख दो यहां पे, लेसर देन स्लाइडिंग। तो स्लाइडिंग से ये क्या होता है? कम होता है। एक पूरा डायरेक्ट एग्जांपल दो जिसका तुम एक्टिविटी कर सको। एक टेबल पे जाना, प्लेन वाले टेबल में, वहां पे अपने एक कॉपी को लेना। मैं उठा लेता हूं, मान लो ऐसा एक कॉपी है, इसको तुम ऐसे टेबल में क्या करना? यूं पुश करना, तो स्लाइड करने में व्हाइट बोर्ड में बहुत आसानी से स्लाइड हो रहा है। नॉर्मल टेबल में थोड़ा जो लगेगा, जितना फोर्स भी लगेगा। फिर क्या करना? 4-5 पेन ले लेना और उसके इस कैप को खोल देना ऐसे। ये कैप को खोल दिए, फिर उसको टेबल में रख देना और उस 4 पेन के ऊपर इसको रखना, और फिर तुम पुश करना। ये कॉपी बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, मतलब आसानी से स्लाइड होगा। तो उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि रोलिंग में कोई ऑब्जेक्ट ज्यादा तेजी से जाता है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। क्लियर? So before I move to the next topic, pause the video and note it down. तो अब तक तुमने जितने भी फ्रिक्शन का काम देखा, क्या था फ्रिक्शन का काम? कि ये किसी भी मोशन को अपोज कर रहा है। मोशन जा रहा है, ये अपोज कर रहा है। क्या कर रहा है? अपोज। तो तुम्हें लग रहा होगा ये कोई अच्छी चीज तो नहीं है, लग रहा होगा ऑब्वियसली। हम चल रहे हैं, हमारा स्पीड अगर कोई कम कर रहा है तो वो मोशन है, ये फ्रिक्शन है। पर क्यों कर रहा है? कर रहा है, उसका काम है इसलिए। पर क्या ये सच में उतना गलत चीज है? नहीं। ये जितना बड़ा कर्ष है, इसको क्या श्राप बोला गया है, बुक में मेंशन कर्ष। तो ये इतना बड़ा बून भी है, बून बोले तो आशीर्वाद। तो ये जितना बड़ा श्राप है उतना बड़ा वरदान भी है या फिर आशीर्वाद भी है, तुम बोल सकते हो। कैसे? फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। तो इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन नेसेसरी भी है और एविल भी है। एविल मतलब बुरी चीज, फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। तो नेसेसरी क्यों है, एविल क्यों है? तो हमने पढ़ दिया कि ये फ्रिक्शन हमारे मोशन को, किसी भी चीज के मोशन को अपोज कर रहा है, और अपोज करने वाले लोग कभी अच्छे नहीं हो सकते। नहीं, अच्छी बुरे चीज में जो अपोज करते हैं वो अच्छे हैं, पर हम मोशन कर रहे हैं यार, हमें क्यों अपोज कर रहे हैं? तो पहले देखो कि फ्रिक्शन helps us to walk। बिना फ्रिक्शन के हम चल नहीं सकते। क्या होगा मैं बता दे रहा हूं, फ्रिक्शन नहीं होगा, स्लिप करेगा। जहां पे फ्रिक्शन कम होता है वहां पे स्मूथ सरफेस होता है, तो क्या होगा? स्लिप। ऐसे चलोगे धड़ाम,
पैर फिसला और तुम गिरे, ये होने वाला है। तो अच्छे से चलने के लिए फ्रिक्शन हमें हेल्प करता है, क्योंकि शूज के ग्रिप में, शू ग्रिप या फिर स्लीपर ग्रिप, तुम जो भी पहनते हो है उसका ग्रिप हेल्प अस टू वॉक प्रॉपरली बाय इंक्रीजिंग फ्रिक्शन। एक जगह पे अगर तुम स्टेबली अच्छे तरह से खड़े हो पा रहे हो तो वो किसके वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। वरना वैसे चलने की कोशिश करते कि नहीं करते, धड़ाम, फिर थोड़ा चलते फिर धड़ाम, जिंदगी झंडवा हो जाता पूरा। बाय इंक्रीजिंग द फ्रिक्शन, तो जितना अच्छा ग्रिप होता है उसको उतना अच्छा एडवेंचरियस शू बोला जाता है, या फिर क्या कैंपिंग शू बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो एडवेंचर वाले लोग होते हैं वो जंगल में जाएंगे, झाड़ में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, वहां पे कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं होगा, मतलब ऐसे तैसे सरफेस में वो चलने वाले हैं। तो ग्रिप ज्यादा होगा तो क्या होगा? फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ेगा तो ज्यादा आसानी से वो भले ही चल ना पाए, पर क्या होगा? उनका ग्रिप अच्छे से बन जाएगा तो वो गिरने से बच सकते हैं। क्लियर? और हमें चलने में कैसे हेल्प करता है? तो देखो, वी पुश अर्थ, वो एक कहावत है ना हिंदी में, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे हम जब पैर रखते हैं अर्थ में तो क्या थोड़ा पुश कर रहे हैं अर्थ को, तो वी पुश अर्थ, सो अर्थ ऑल्सो पुश अस बाय व्हिच वी वॉक। ऐसे हम चलते हैं, हम पुश करते हैं, हमें लग रहा है कि हम उठा रहे हैं, पर हम असल में अर्थ को पुश कर रहे हैं। देखो, तुम्हारा राइट वाला पैर को पीछे रखो, लेफ्ट वाले को आगे रखो और ऐसे पुश करो, पुश करके आगे बढ़ने की कोशिश करो। थोड़ा तेजी से होता है। जो लॉन्ग जंप, हाई जंप करते हैं वो भी क्या करते हैं? ऐसे पुश करके ऊपर उछलते हैं, जैसे अर्थ को वो पुश किए, अर्थ ने उनको पुश किया, फिर वो जंप लगाएंगे। क्लियर है? वी कैन ड्राइव, हम गाड़ी चला सकते हैं, कोई भी गाड़ी हो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 6 व्हीलर, 8 व्हीलर, 18 व्हीलर, 20 व्हीलर, जो भी है, वी कैन ड्राइव बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से ही हम ड्राइव कर पा रहे हैं, वो नहीं होता तो हम ड्राइव नहीं कर पाते। क्लियर? ग्रिप थ्रेड ऑन टायर, तुमने टायर देखा होगा, मान लो यहां पे एक ड्रॉ कर रहा हूं, वहां पे ऐसे ऐसे ग्रिप बने हुए होते हैं। मान लो यहाँ पे एक ऐसा ऐसा फिर ग्रिप, फिर ये मान लो ऐसा ग्रिप एक दिया है। ये टायर क्या है? ऐसे ग्रिप बने हुए होते हैं उसमें। देखना कभी कार के टायर को, बाइक के टायर को नोटिस करना, वो प्लेन नहीं होते। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेसिंग ट्रैक बाइक और कार, वहां पे प्लेन होता है उनका, पर नॉर्मल लाइफ में जो बस, जो रोड पे चलते हैं, उसमें देखना वहां पे ऐसा ग्रिप दिया गया होता है। उस ग्रिप को क्या बोलते हैं? थ्रेड ऑन टायर, थ्रेड ऑन टायर, टायर प्रोवाइड ग्रिप, क्या करता है? प्रोवाइड ग्रिप, ये ग्रिप प्रोवाइड करता है जिससे गाड़ी को चलने में आसानी हो, जमीन को वो पकड़ के चली। इसलिए जब वो टायर का थ्रेड खत्म हो जाता है तो हम टायर क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि वो स्लिप करने लगेगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो गाड़ी स्लिप करेगा, ब्रेक मारने पर भी थोड़ा आगे चला जाएगा, और वो टायर अच्छे से फंक्शन करने वाला नहीं है। क्लियर? इसलिए हम चेंज करते हैं फॉर प्रॉपर ग्रिपिंग। तो फ्रिक्शन के कितने सारे नेसेसरी बेनिफिट्स है, देखो 1 2 3 4 5 तो नेसेसरी बेनिफिट मैंने बता दिया। लास्ट वाला बता रहा हूं, जब कोई गाड़ी को ब्रेक लगा रहा है, तुम साइकिल के ब्रेक को नोटिस करना, वहां पे एक लीवर होता है, ब्रेक का जो रबर होता है, वो रबर क्या करता है? वो टायर को ऐसे जकड़ के पकड़ता है, तो पकड़ने पर कौन सा फ्रिक्शन होता है वहां पे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा किसके मोशन को? वो जो रिम जो घूम रहा है उसका व्हील के मोशन को, जिसके वजह से ब्रेक लगता है। वी कैन ब्रेक ए, वी कैन अप्लाई, वी अप्लाई लिखते हैं, वी अप्लाई ब्रेक टू स्टॉप
ए साइकिल का एग्जांपल लेते हैं, और वो किसका एप्लीकेशन है? फ्रिक्शन का। वहां पे फ्रिक्शन होता है, कौन सा फ्रिक्शन बता दिया? स्लाइडिंग वाला फ्रिक्शन। क्लियर? तो कितना फ्रिक्शन नेसेसरी है? नेसेसरी है पर एविल भी है, क्योंकि ये बहुत टाइम हमारे मोशन को अपोज कर रहा है। गाड़ी का स्पीड अगर कम होता है तो फ्रिक्शन की वजह से, पर गाड़ी से हम नहीं गिर रहे हैं, ग्रिप बना के चल रहा है, तो वो भी फ्रिक्शन की वजह से। तो ये जितना अच्छा है, नहीं अच्छा ज्यादा है, ऑब्वियसली ये हमारे लिए अच्छा ज्यादा है। और एक एग्जांपल बुक में दिया गया है, एक्टिविटी का बता दे रहा हूं। एक अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का मटका, जो मटका होता है, और एक नॉर्मल ग्लास का कंटेनर। तो जब ग्लास के कंटेनर को विदाउट एनी ग्रिप ग्लास को ही पकड़ोगे तो हाथ में हमें वो भरोसा नहीं आता है कि हम उसको रोक सके, वो फिसलने टाइप का फील होता है। अगर ऑयल लग गया है ग्लास में तो वो फिसलना जरूर, मतलब बहुत भयंकर वाला फिसलता है वो कंटेनर। पर अर्दन पॉट नहीं फिसलता, क्यों? क्योंकि ग्लास का सरफेस स्मूथ होता है, जबकि अर्दन पॉट का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। तो इसके लिए तो हमें इससे क्या एक चीज पता चल रहा है, जो मैं अब तक बता रहा हूं कि स्मूथ सरफेस में कम फ्रिक्शन होता है, इसलिए टायर में भी ग्रिप दिया गया है, रॉप बनाया गया है, ताकि वो अच्छे से फ्रिक्शन करके ग्रिप बना सके। सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कैसे फ्रिक्शन काम करता है, क्या है ये फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन अच्छा है या फिर बुरा है, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, कहां पे यूज हो रहा है, कितने टाइप्स के हैं, सब डिस्कस कर लिया। तो क्या अब हम इस फ्रिक्शन को कमा सकते हैं, या फिर कमा सकते हैं मतलब घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं? क्या इसको हम घटा या फिर बढ़ा सकते हैं हम ह्यूमन बीइंग? बिल्कुल हाँ। तो कैसे कर सकते हैं वही पढ़ेंगे अभी। लास्ट टॉपिक बोल सकते हो, नहीं वो फ्लूइड वाला थोड़ा है लास्ट में। हाँ, तो वेज टू इंक्रीज और रिड्यूस फ्रिक्शन, बढ़ाना या तो घटाना। पहले क्या देखेंगे? घटाना। तो कैसे घटाना? तो पहला वे क्या है? बाय पॉलिशिंग सरफेस। हमें पता है कि कोई अगर सरफेस स्मूथ हो तो वहां पे फ्रिक्शन क्या है? कम है। तो अगर हम किसी सरफेस को पॉलिश कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? स्मूथ हो जाएगा, तो वहां पे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्लियर? पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है? बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट। अब ये क्या है सर? लुब्रिकेंट जो गाड़ी व्हीकल का शौक रखते हैं, कार बाइक्स का, उनको पता होगा, शायद नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूं। बाय अप्लाइंग लुब्रिकेंट्स। तो लुब्रिकेंट्स क्या है? तो लुब्रिकेंट का डेफिनेशन लिखो। लुब्रिकेंट्स आर सब्सटेंस, ये सब्सटेंस हैं, सब्सटेंस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए जो चीज यूज होता है। तो एग्जांपल में क्या क्या आ जाएगा? ग्रीस, जो गाड़ियों में यूज होता है, ग्रीस। इंजन ऑयल, चेन ऑयल, चेन क्लीनर, चेन लुब्रिकेंट, जो चेन में डालते। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो तो चेन अच्छे से मूव करेगा, तो गाड़ी तेज चलेगा, अच्छे से चलेगा, स्मूथली चलेगा। तो ये लुब्रिकेंट्स का काम है। कभी कभी मैकेनिक लोग जब कोई नट अच्छे से ना खुले तो उसमें थोड़ा ग्रीस या फिर लुब्रिकेंट्स डाल देते हैं, ताकि नट लूज हो जाए, फ्रिक्शन को कम कर दे, जिससे उनको नट खोलने में आसानी हो। तीसरा क्या है? बाय अप्लाइंग पाउडर ऑन सरफेस। तो तुम कैरम का गेम तो खेले होगे, नहीं खेला तो देखा तो होगा यार, जरूर। नहीं देखे तो देखो यार, इतना तो देखना, 8 क्लास में आगे हो। तो कैरम में क्या करते हैं? खेलने से पहले सारे जो उसके डॉट होते हैं, स्ट्राइकर होते हैं, वो तो लेते हैं, पर पाउडर भी वहां पे यूज करते हैं। क्यों? बाय अप्लाइंग पाउडर ऑन सरफेस। फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो जब वो स्ट्राइकर लेके शॉट मारेगा तो उसमें फ्रिक्शन ना हो, जिससे वो शॉट एक्यूरेटली पहुंचे, वो गेम में मजा आए। वरना ऐसे रगड़ के अगर फ्रिक्शन सारा फोर्स खा गया तो कितना ताकत लगेगा, उंगली में भी दर्द करने लगेगा। बाय अप्लाइंग पाउडर ऑन सरफेस, तो इसके लिए पाउडर यूज करते हैं कैरम के गेम में। और क्या? बॉल बियरिंग, यूजिंग बॉल बियरिंग, बेरिंग भी बोलते हैं, बॉल एंड बियरिंग। तो बॉल बियरिंग का काम क्या है? तो ये गाड़ियों में यूज होता है, जैसे साइकिल तुम चला रहे हो उसमें भी बॉल यूज होता है, बियरिंग यूज होता है।
बियरिंग कहां पे देख सकते हो मैं बता सकता हूं, अगर तुम्हारे घर का सीलिंग फैन कभी खोल सके तो वहां पे देखना, वो राउंड वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर एक ऐसा नट टाइप का स्ट्रक्चर होता है जो घूमता है, जो घूमता है वो क्या है, बियरिंग है। कुछ ऐसा दिखेगा, देखो मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ये बियरिंग है, मतलब वो घूम सकेगा। क्यों घूम सकेगा, यहां पे एक छोटे छोटे बॉल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं लोहे का, ऐसे 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 राउंड 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 राउंड, तो ये बियरिंग है। क्लियर, ये बियरिंग है और बियरिंग के अंदर क्या होता है, बॉल होता है। तो ऐसा करने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, इसलिए पंखा भी तेज घूम सकता है। क्यों, ड्यू टू दिस बॉल बियरिंग। क्लियर, सो बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वेज टू इंक्रीज फ्रिक्शन, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो कैसे इंक्रीज करेंगे किसको, फ्रिक्शन को। तो देखो पहला क्या है, पहला है वेज टू इंक्रीज फंक्शन में कि वी इंक्रीज, चलो वो क्यों लिखना है, डायरेक्ट पॉइंट टू द पॉइंट लिखेंगे, बाय मेकिंग सरफेस रफ। सरफेस को स्मूथ बना रहे तो फ्रिक्शन घट रहा था, अगर सरफेस को रफ बना देंगे तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, सरफेस रफ। क्लियर, अब क्या है नेक्स्ट, बाय मेकिंग ग्रुप्स। अब ये क्या है, जो टायर में ग्रिप प्रोवाइड करता है, जो ऊपर उठा हुआ कहीं पे जिसको मैं ग्रिप बोल रहा था, उसको ग्रुप्स बोला जाता है, बाय मेकिंग ग्रुप्स। कहीं पे भी, टेबल पे भी अगर ग्रुप्स बना दोगे, कैसे ग्रुप बना सकते हो, तुम देखना, एक कुछ भी लाना, प्लास्टर ऑफ पेरिस पुटी, थोड़ा थोड़ा छिड़क देना, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा पार्ट बना, तो वो ग्रुप्स बना जाएगा, मतलब ऊपर ऊपर उठ जाएगा, तो वो स्मूथनेस खत्म हो जाएगा उसका, बाय मेकिंग ग्रुप्स। ऐसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। दो ही पॉइंट थे। नेक्स्ट वी विल मूव टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या है, जो फ्लो करता है। कौन फ्लो करता है बता रहा हूं, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड। क्या है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड। तो पहले देखेंगे फ्लूइड क्या है, फ्रिक्शन ड्यू टू फ्लूइड। चलो हेडिंग लगा लो, फ्लूइड, एनीथिंग दैट कैन फ्लो, थिंग दैट कैन फ्लो, थिंग दैट कैन फ्लो, उसको फ्लूइड बोलते हैं। क्लियर है, तो कौन फ्लो कर सकता है, फ्लो बोले तो बह सकता है। कौन बहता है, पानी बह रहा है, हवा बहता है, बहती हवा सा था वो वाला, हवा का क्या करता है, बहता है, पानी बहता है, तो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वो किसके अंदर आएंगे, फ्लूइड के अंदर। तो क्या आएगा, पानी और हवा, वाटर एंड एयर। तो इनके द्वारा फ्रिक्शन अप्लाई होता है और उसको नाम भी दिया गया है, फ्रिक्शन अप्लाइड बाय, फ्रिक्शन अप्लाइड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड ड्रैग। इसको क्या बोलते हैं, ड्रैग बोलते हैं, जो फ्रिक्शन फ्लूइड के द्वारा अप्लाई किया जाता है। तो ड्रैग किन के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो तुम देखना जमीन के कंपैरिजन में पानी में थोड़ा किसी मतलब वजनदार चीज को उठाना थोड़ा आसान होता है, क्योंकि पानी भी थोड़ा फोर्स एक्सर्ट करता है, वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे अच्छे से। पर जो फ्रिक्शन होता है वो पानी में भी लगता है, क्योंकि जब जहाज एक चल रहा है तो उसका इंजन भी जब बंद हो जाता है तो धीरे 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 करके वो जो बोट है वो भी रुक जाता है। क्यों, क्योंकि पानी में भी फ्रिक्शन है। हवाई जहाज भी अगर उसका इंजन ऑफ कर दे तो अगर चलता रहता तो उसमें फ्रिक्शन नहीं है बोलता, वो भी नीचे करके धड़ास करके नीचे गिर जाएगा जब उसका इंजन बंद कर देंगे। और तुम देखना जब हम तेजी से जाते हैं बाइक में तुम ये चीज महसूस कर सकते हो, आगे बैठे हुए राइडर महसूस करते हैं, कभी पापा के साथ आगे बैठे हो तो स्पीड जब होता है बाइक तो तुम्हारे यहां हवा लगता है जैसे तुम पीछे की तरफ तुम्हें धकेलता हुआ। या फिर ये काम मत करना, पर कभी किए होगे तो फील हो सकता है, कार से विंडो के बाहर से अगर हाथ निकालते हो तो हमें पीछे की तरफ वो धकेलता है। वो क्या है, फ्रिक्शन है। किसके द्वारा, एयर के द्वारा। तो पानी का फ्रिक्शन बोट में दिखा दिया और एयर का फ्रिक्शन हम खुद महसूस कर सकते हैं। तो उसका नाम क्या है, वो हम जो महसूस कर रहे हैं फ्रिक्शन, ड्रैग है। और ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ड्रैग डिपेंड्स ऑन
ये जो ड्रैग है, तो पहला तो नेचर ऑफ फ्लूइड, तो वो हवा है, पानी है, सब में तो अलग अलग होगा, तो नेचर ऑफ फ्लूइड, उसका नेचर। दूसरा क्या है? शेप, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का शेप। एक पेपर फेंकते हैं तो ज्यादा दूर तक उड़ जाता है फ्रिक्शन की वजह से, एयर के फ्रिक्शन की वजह से, ओपोजिंग फोर्स। अगर कोई इंसान को फेंकेंगे तो वहीं गिरेगा। क्यों? क्योंकि उसका शेप, वो कितना बड़ा शेप का है यार, उसका शेप अलग है और इसका शेप अलग है, किसका? पेपर का और इंसान का बहुत अलग है। तो शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। और क्या है? और एक चीज है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। तुम के मैंने बोला हायर स्पीड में महसूस करते हो, लोअर स्पीड में भी होता है पर हम पता नहीं चलता। जब बहुत ज्यादा स्पीड में जाओगे, मीन्स मान लो 150 की स्पीड में, तो और ज्यादा महसूस होगा। 80 में कम होगा, 60 में थोड़ा कम होगा, 40 में और कम होगा, 10-20 में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो इन तीनों के ऊपर ड्रैग डिपेंड करता है। तो ड्रैग अगर इसको अपोज कर रहा है तो इसका कुछ सोल्यूशन भी ये लोग निकाले होंगे कि ड्रैग से हम कैसे बचे। रेसिंग कार को क्यों इतना छोटा बनाया जाता है, उसको एक अलग शेप दिया जाता है बाकी नॉर्मल कार से, ताकि वो तेज चल सके। क्यों? तेज कब चलेगा? जब फ्रिक्शन लेस होगा। तो फ्रिक्शन को कौन से शेप देने पर घटता है वही पढ़ेंगे, पहले इसको नोट करो। तो देखो कि जो स्पेशल शेप दिया जा रहा है किसको? एक ऑब्जेक्ट को अराउंड हुई, जिसके चारों तरफ फ्लूइड फ्लो कर सके। कैसे? फ्रिक्शन कम देके, वो फ्रिक्शन ज्यादा नहीं देगा और फ्लो कर जाएगा, जिससे ऑब्जेक्ट आसानी से मूव कर सके। वो जो शेप दिया जाएगा ऑब्जेक्ट को, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करो। जो शेप किसका होता है? फिश का, मछली का होता है। और किसका होता है? एरोप्लेन का होता है। और सर वो स्पोर्ट्स का, उसको धीमा नीचा करके थोड़ा सा मछली वाला लोग देने की कोशिश नहीं किया, वो भी स्ट्रीमलाइन शेप है, ताकि वो एयर को बीट करके आगे बढ़ सके। इसलिए उसका ग्लास देखना थोड़ा टिल्टेड होता है। पहले के जमाने की जो गाड़ी होती है उसका ग्लास ऐसे बने टाइप ऐसे होती थी, पर आजकल के गाड़ी के ग्लास थोड़ा ऐसे होती है, ताकि एयर ऊपर से चला जाए और गाड़ी तेज मूव कर सके। तो इसी के साथ तुम्हारा चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन होता है खत्म। फिर जाते जाते बता देना चाहूंगा, जकास क्लासेस एक ऐसा चैनल है जहां पे क्लास 6 टू क्लास 10 मैथ्स, साइंस, इंग्लिश विद proper NCERT line by line explanation and NCERT exercise solution along with important notes in the description box, जो कि तुम चेकआउट अभी भी कर सकते हो। जाओ, मस्त नोट है, वो पढ़ लिया तो यार तुम्हारा बात बन गया। कोई भी एग्जाम आए ना, क्लास 8 का फोड़ दोगे, ओलंपियाड हो या फिर तुम्हारा एनुअल एग्जाम हो। तो इसी के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा, मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।